फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या था? बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का हिस्सा है। अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है बेटा, और एंड में एनालाइजिंग से लेकर और कम्युनिकेशन तक उसका काम है। लेकिन समराइजिंग से पहले पहले, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से पहले पहले जितने भी स्टेप्स हैं वो क्या है? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का एक पार्ट हो गया ना। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का क्या हो गया? एक हिस्सा हो गया। ठीक है। अब कॉमर्स में अकाउंट्स आता है नहीं आता? आता है ना। तो अकाउंट्स इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। अगर मैं किसी को बोलूं कॉमर्स के मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं ना अकाउंट्स है मेरे पास, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट्स होता ही है, राइट। तो अकाउंट्स इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो ऐसे ही बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो बुक कीपिंग अपने आप हो गई, क्योंकि पहले चारों स्टेप्स को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पहला ऑप्शन दे रहा है मीन्स सेम एंड यूज इंटरचेंजेबली, डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली, बोथ ए एंड बी। ए बी तो हो नहीं सकते। अब ए और बी में से तुम बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? सेम है या सेम नहीं है? ये दोनों। हम बुक कीपिंग को अकाउंटिंग कह सकते हैं क्या? वो क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कैसे कर लेंगे? बुक कीपिंग इज अकाउंटिंग? नो, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट बुक कीपिंग को आप अकाउंटिंग नहीं कह सकते। तो ए ऑप्शन गया। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। बी टिक कर लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। ठीक है। हर क्वेश्चन पे आपको ये सोचना है कि अगर ये होगा तो दूसरा क्यों नहीं होगा। ठीक है। उससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? तीन थी बेटा सब फील्ड। सब फील्ड मतलब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और इसके अलावा कौन सी दे रखी है इसमें? बुक कीपिंग। आंसर इज ए। उसने बोला था अकाउंटिंग की कौन सी ब्रांच नहीं है? बुक कीपिंग कोई ब्रांच थोड़ी है, बाकी तीनों ब्रांच है बेटा बुक कीपिंग की। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड नहीं होता? बुक्स ऑफ अकाउंट में बेटा हमेशा याद रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में मेजर कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ स्टाफ को आप मनी के अंदर मेजर नहीं कर सकते। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद। अब देखो इस क्वेश्चन में ना नीचे दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। ज्यादातर बच्चे रट्टा मार के आते हैं, जहां लिख दिया ऑल ऑफ द अबव वो ही आंसर होगा। ये कभी भी जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव लिखने का मतलब ये नहीं है कि वही आंसर होगा। 90% केसेस में होता है, बट 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन वही है 10% वाला। एक बार ध्यान से सुनना। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद, किससे रिलेटेड है बुक कीपिंग? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो आती है ना। जर्नल इज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, क्या समराइजिंग बुक कीपिंग है? समराइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? समराइजिंग का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कोई जूनियर स्टाफ कर सकता है क्या? नहीं। तो बुक कीपिंग नहीं है। तो बेटा ये पॉइंट नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, और पॉइंट नंबर बी नहीं हो सकता तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तीसरा देख लेते हैं, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग कहां से आएगा? वो तो समराइजिंग के बाद वाला स्टेप है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए। आंसर शुड बी ए। क्लियर है आप लोगों को? आंसर ए क्यों होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? बेटा लास्ट स्टेप कौन सा था? देखो इसमें कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। सबसे लास्ट में कम्युनिकेट ही कर देते हैं अपने यूजर्स को बस। तो आंसर इज सी। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ही है बेटा मेन पर्पस, तो कि बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए, राइट।
इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट। बेटा इंटरप्रेट तो सबसे लास्ट में आता है। आपने सही पूछा सर इंटरप्रेट क्यों नहीं हो सकता। देखो रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाना, बुक्स के अंदर एक डाटा रिकॉर्ड कर लिया आपने, लास्ट में जाके इंटरप्रेट करोगे तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने का तो ऑप्शन है नहीं। अगर इसमें सी ऑप्शन दे देता बोथ ए एंड बी तो हम क्या कर देते, बोथ ए एंड बी। अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, तुम बताओ किसको सही मानोगे। दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ जाए तो किसको करोगे। मेरे ख्याल से ए बेटर आंसर रहेगा, बी सबसे लास्ट स्टेप होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर। बेटा कहां से जाती है लेजर में अकाउंटिंग सारी ट्रांजेक्शंस, जर्नल। पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नल से कहां जाएगी, लेजर्स में। तो आंसर इज जर्नल बुक, बी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा बी, जर्नल बुक। पहले जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री से सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाती है कहां पे, लेजर्स में। करवाया था ना ये मैंने आप लोगों को, क्लासिफाइंग। यस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स ये तो है, सैलरी है, रेंट है, परचेज एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल यूज। अब ये बेटा कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि ये हमने अपने बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदी नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्या बेटा ड्राइंग्स कहां लिखा है इसने, उसने बोला है आपने पर्सनल यूज के लिए टेलीविजन खरीदे हैं, बट किसने खरीदे हैं, पेमेंट क्या बिजनेस ने करी है, कहीं नहीं लिखा। और चारों में से अगर एक में से सिलेक्ट करना है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो कौन सा करोगे। अगर मान के सर्विस में लिखा था परचेज द टेलीविजन, तो कभी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसे होता है ना, परचेज टीवी। नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू नहीं दे रखी। अगर वैल्यू दे रखी होती, वैल्यू दे रखी होती तो कोई और ऑप्शन देता क्वेश्चन। इन चारों में एक कॉमन चीज निकाल के दिखाओ क्या है जो इसमें नहीं है बाकी सब में है। अमाउंट, पहले में अमाउंट दे रखा है, दूसरे में अमाउंट दे रखा है, तीसरे में अमाउंट दे रखा है, चौथे में अमाउंट नहीं दे रखा। और आप याद करो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो मनी के अंदर मेजर हो सकती, की जा सकती हैं। तो ये तो बेटा मनी वैल्यू नहीं दी इसकी, तो इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हम लोग। अगर यहां पे मनी वैल्यू दे देता तो कुछ ना कुछ और फिर दूसरा ऑप्शन देता, ठीक है। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन आया बेटा आपके पास, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से हमें पता है ये 3 तो 100% हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, और चारों में से एक तो करना ही करना है, तो कौन सा करोगे फिर। लेकिन इसका रीजन है, इसका लॉजिक है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नहीं दे रखी कितने का टेलीविजन खरीदा, और अगर मनी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन मेजर नहीं हो सकती तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ये तो साफ साफ है। वैल्यू दे रखी होती तब भी हम इसको ही सिलेक्ट करते, ये एज्यूम कर लेके कि पर्सनल अकाउंट से कर लिया, या फिर कोई और ऑप्शन देता मेरे को, ठीक है। फिर और क्या करते, चारों में से कुछ तो करना पड़ेगा ना, छोड़ तो नहीं सकते। पहले 3 ट्रांजैक्शन तो सीधी सीधी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फोर्थ में डाउट है, तो फोर्थ आंसर आएगा बेटा इसका। नेक्स्ट, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज कौन सा था, रिप्लेसमेंट ऑफ। बेटा हाँ, क्योंकि कितनी चीजें याद रखोगे, अकाउंटिंग करोगे राइट, तो रिप्लेसेस ऑफ मेमोरी होगा। नेक्स्ट, विच इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के तो सारे ही ऑब्जेक्टिव है बेटा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, दूसरा है फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट लॉस निकालना। नेट प्रॉफिट और लॉस होता है बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और नीचे लिखा है फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस शीट। तो ये तो सारे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। मैंने आप लोगों को 5 ऑब्जेक्टिव याद करवाए थे, याद है आप लोगों को, भूल गए। अभी नेक्स्ट क्लास में मुझे ना फर्स्ट चैप्टर का अगेन दोबारा टेस्ट लेना है तुम्हारा। पिछली बार आप बेटा थोड़ा कम पढ़ के आए थे, इस बार थोड़ा ज्यादा पढ़ के आना। एक एक नंबर के क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म करवा ही दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगा आप लोगों का, ठीक है।
अच्छे से प्रिपेयर करके आना, फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों का, अकाउंटिंग इक्वेशन का भी। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एम्प्लॉइज बेटा पहले इंटरनल यूजर्स में होता था, अब इंटरनल यूजर में नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर दोनों इंटरनल है, बट एम्प्लॉइज को इंटरनल नहीं माना जाता। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? क्या होती थी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ रिकॉर्ड करते हैं लेकिन प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते। अनरियलिस्टिक मतलब विश्वसनीय नहीं है, जो वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दैट इज अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय? कौन सी अकाउंटिंग से कॉस्ट पता लगती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या पता लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या पता लगता है? मैनेजमेंट रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है बेटा? 4 पॉइंट थे, याद कराओगे चारों? रिलायबिलिटी और रिलीवेंस, 2 आर से थे, रिलायबिलिटी और 2 और थे, अंडरस्टैंडेबिलिटी और, बताओ कौन सा होगा आंसर? फर्स्ट तो होगा, फिर सेकंड क्यों नहीं होगा? चलो फर्स्ट होगा तो सेकंड क्यों नहीं होगा? चलो मैंने फर्स्ट मान लिया, सेकंड क्यों नहीं होगा? आंसर इज सी, जिसके अंदर चारों के 4 पॉइंट दे रखे। ठीक है, जो ट्रू एंड फेयर है ना, दैट इज कॉल्ड रिलीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? बेटा ये चैप्टर तुम्हारा किसी का रहता तो नहीं? संभव तुमने नहीं किया था बेटा ये क्वेश्चन चैप्टर? हाँ तो बेटा इस चैप्टर का मैंने आपको पहले भी बोला था बैकअप ले लेना, क्योंकि नंबर फिर कम आएंगे टेस्ट लूंगा तो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नंबर कम आए। तो बेटा आप में से किसी का भी कोई टॉपिक रहता है तो उसका साथ के साथ बैकअप लेके चलना। आपके नंबर किसी भी कीमत पे टेस्ट में नहीं आने चाहिए कम। ट्राई किया करो 90 क्रॉस करो हर हाल में, करो ना करो एक अलग मैटर है, बट पूरी कोशिश किया करो कि हमने 90 क्रॉस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यूज of common unit of measurement and common format of reporting, which of the following is not a qualitative characteristics? कौन सी नहीं है qualitative characteristics? हाँ जी, D. Next, use of common unit of measurement and common format of reporting promotes? नहीं, understandability तो बेटा होता है use of common language, common format और कॉमन यूनिट कंपेरेबिलिटी। 2 सालों का डाटा बेटा कंपेयर कब होगा? 2 सालों का डाटा कंपेयर तब होगा जब सेम यूनिट में होगा। अच्छा एक बात बताना प्लीज, मैं आप लोगों से पूछता हूं, पिछले 1 साल का डाटा किलोग्राम में दे रखा है और 1 साल का डाटा लीटर में दे रखा है, क्या किलोग्राम और लीटर बराबर होता है? तो क्या कंपेयर किया जा सकता है? कंपेयर करना है दोनों चीजों को तो किस में डालना पड़ेगा? उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब किलोग्राम को किलोग्राम से कंपेयर करो, नंबर को नंबर से कंपेयर करो, वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करो। तो आंसर इज कंपेरेबिलिटी, यानी आंसर इज ए। उसके बाद क्या है? विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? यस, क्लियरली प्रेजेंटेड मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करो कि सामने वाले को वो समझ में आ जाए। मैं आप अपना आंसर लिखते हो बेटा, मैंने कहा राइट एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और आपने अकाउंटिंग के 5 ऑब्जेक्टिव इस तरीके से लिखे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा, तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। प्रेजेंटेशन किस लिए होनी चाहिए? ताकि सामने वाले को समझ आए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब इट शुड बी प्रेजेंटेबल। हो जाएंगे बेटा ये सारे क्वेश्चंस, ये आपकी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस थे सारे। उसके अलावा अलग एडिशनल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ आप। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद? नहीं, बुक कीपिंग यार बेटा ये क्वेश्चन तो आया था पहले भी। ए, समराइजिंग तो हो नहीं सकता ना बुक कीपिंग। द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, लिमिटेशंस क्या है?
सी. Which of the following is the limitation of accounting? सर बी भी हो सकता है सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। नहीं बेटा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बी हो सकता है, हाँ सर, लेकिन सी क्यों नहीं हो सकता? सर सी भी हो सकता है। ए क्यों नहीं हो सकता? लिमिटेशंस दी बेटा, पहली अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, था नहीं था? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एस्टिमेट्स यूज होते हैं, पर्सनल एस्टिमेट्स यूज होते हैं, तो ए भी होगा, बी भी होगा, और तो तीनों ही लिमिटेशंस है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव. Which of the following is the limitation of accounting? अनरियलिस्टिक, ये तो आ चुका पहले ही, कोई और तो नहीं है लिमिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो, क्या जानना चाहते हैं क्रेडिटर्स? हमारे बिजनेस के क्रेडिटर को क्या जानना है हमसे? नहीं, प्रॉफिट क्यों जानेंगे वो? हमारे प्रॉफिट जानते हैं बेटा ओनर्स, हमारी कंपनी के जो मालिक होंगे ना, उनको चाहिए प्रॉफिट. क्रेडिटर को हमारा प्रॉफिट क्यों चाहिए? उनको हमारी क्रेडिट वर्थनेस चाहिए. क्या चाहिए? क्रेडिट वर्थनेस. क्रेडिट वर्थनेस का मतलब होता है कि आप उधार कितना सह सकते हो, चुका सकते हो. अगर आप अपने क्रेडिटर को पे कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आपको उधार में माल देते रहेंगे. क्रेडिट वर्थनेस. क्रेडिट वर्थनेस का मतलब आपकी क्रेडिट लेने की कैपेसिटी कितनी है. मान लो मैं उधार लिए जा रहा हूं, और सामने वाले को पता लग गया यार ये उधार पे माल खरीदे जा रहा है, बट ये पैसे नहीं दे पाएगा, इसका मतलब हमारी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी नहीं है, वो हमें उधार पे माल देंगे नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डू वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? हाँ जी, कैश नेचर नहीं बेटा, मॉनिटरी नेचर. अब आपको मैं कैश नेचर में गलत साबित करता हूं. कैश नेचर एंड मॉनिटरी नेचर में फर्क है बेटा. कैश नेचर मतलब ओनली कैश ट्रांजेक्शंस. मालिक ने बिजनेस को 10,000 रुपीज के गुड्स दिए, मालिक ने बिजनेस को 10,000 की वर्थ के गुड्स या फर्नीचर दिया, तो बताओ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है? है. दिस इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बट नॉट ए कैश ट्रांजेक्शन. और बता रहा हूं, मालिक ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 का माल विड्रॉ कर लिया, 10,000 का स्टॉक विड्रॉ कर लिया. दिस इज ए मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बट दिस इज नॉट ए कैश ट्रांजेक्शन. कैश एंड मॉनिटरी में फर्क है बेटा. तो हम कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? मॉनिटरी. ठीक है. कैश को तो करते ही करते हैं, बट कैश के साथ साथ जो कैश की फॉर्म में नहीं है बट मॉनिटरी वैल्यू है उसकी, तो उसको भी तो रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिवेन्यू. रिवेन्यू के ऊपर अगर एक्सपेंसेस हो जाए तो क्या होगा बेटा? लॉस या प्रॉफिट? एक्सपेंसेस ओवर रिवेन्यू. अगर एक्सपेंसेस रिवेन्यू के ऊपर हो जाए तो लॉस ही होगा बेटा, प्रॉफिट थोड़ी होगा. रिवेन्यू के ऊपर एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चे ज्यादा हो गए, और खर्चे ज्यादा होने का मतलब लॉस. तो आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. बताओ बेटा कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हमारे बिजनेस में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? पहला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट द पर्सनल एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द ओनर. पर्सनल एसेट्स के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? है. टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस है ऑब्जेक्टिव. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एसेट लायबिलिटी यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस है. लास्ट के तीनों है. पहले में लिखा है बेटा मालिक की पर्सनल एसेट्स के बारे में अकाउंटिंग बताती है. हमें अकाउंटिंग बिजनेस की एसेट बताती है, ओनर की पर्सनल एसेट बताती है. हम जब बिजनेस के अकाउंट्स बताएंगे तो क्या ये देखेंगे मालिक के घर की एसेट कितनी है?
मालिक के पास ज्वेलरी कितनी है, मालिक का घर कितने रुपए का है, मालिक की पर्सनल कार कितने की है, मालिक के घर पे पैसा कितना रखा है, क्या ये चीजें देखी जाएंगी? नो। तो पहला जो पॉइंट है वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 2 है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 3 बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल यानी फाइनेंशियल पोजीशन था ना, था ऑब्जेक्टिव में था टू ascertain या टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज और टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये दोनों पॉइंट थे बेटा, लेकिन पहला पॉइंट है पर्सनल एसेट्स के लिए। पर्सनल एसेट्स का क्या लेना देना बिजनेस के अंदर? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये तो ऑब्जेक्टिव है बेटा, पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर नोन एज एक्टिव एसेट्स। एक्टिव एसेट्स कौन कौन सी हैं? टेंजिबल एसेट किसको कहते हैं? वैसे पॉइंट चैप्टर नंबर 2 मैंने करवाना है, इसके बाद ही करेंगे हम। टेंजिबल और इंटेंजिबल दो एसेट होती हैं बेटा। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है जिसको हम टच भी कर सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। उन एसेट को क्या बोला गया? टेंजिबल। इनटेंजिबल उल्टा है, जिसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी एसेट हो सकती है जिसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं? गुडविल ऑफ द बिजनेस। अगर किसी बिजनेस की गुडविल है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको फील कर सकते हैं? यस, फील कर सकते हैं। फील मतलब हमें पता तो है ना कि गुडविल है। अगर मैं आपको बोलूं बिट्टू टिक्की वाला, फील कर सकते हो गुडविल है? कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या टच कर सकते हो उसकी गुडविल को? क्या देख सकते हो कहां रखी है उसकी गुडविल? ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट फील कर सकते हैं। दैट एसेट इज नोन एज इनटेंजिबल एसेट। तो एक्टिव एसेट सारी हैं बेटा। इनटेंजिबल एसेट्स को इनएक्टिव कहते हैं। इनएक्टिव मतलब वो एक्टिव नहीं रहती जनरली, ठीक है। जो डेली बेसिस पे आपकी यूज होती हैं एसेट बिजनेस के लिए, दोज ऑल आर एक्टिव एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सी, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग। कौन नहीं है इंटरनल यूजर? बेटा इसके अंदर ना, ये क्वेश्चन पुराना है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले आपकी क्या होता था, जब आपकी टीएस ग्रेवाल होती थी आज से 2-3 साल पुरानी, तो उसमें एम्प्लॉइज को ना इंटरनल माना जाता था। क्या माना जाता था एम्प्लॉइज को? इंटरनल। ये क्वेश्चन उसके हिसाब से बना है, लेकिन आज के सिनेरियो के हिसाब से एम्प्लॉइज भी इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। तो इसमें ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनल यूजर। एम्प्लॉय भी आएगा और डी भी आएगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो भी नहीं है इंटरनल। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होते हैं? जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किया नहीं है, सोच रहे हैं। तो बेटा वो एक्सटर्नल ही हो गए ना, इंटरनल का है। तो इसमें दोनों आएंगे, ठीक है। अब अगर ये पुराने सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर डी था, लेकिन आज के सिनेरियो के हिसाब से ए और डी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज को इंटरनल से हटा के कहां डाल दिया गया? अब एक्सटर्नल डाल दिया गया। ये अब डाला गया बेटा, पहले नहीं होता था। पहले इंटरनल में डाला गया था। इंटरनल में पहले 3 लोग होते थे, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और ओनर। अब ओनली 2 रख दिए गए इंटरनल में। कौन कौन से? ओनर और मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कौन से एम्प्लॉइज? सीनियर, जिसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी होगी, वो मैनेजमेंट में आ गई ना बेटा। मैनेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजर्स लोग, मैनेजर्स भी तो एम्प्लॉय होते हैं ना। तो ये चेंज करने का सिस्टम यही रहा होगा कि भी जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसी को तो इंफॉर्मेशन होगी ना, जो वर्कर्स होंगे उनकी तो होगी नहीं इंफॉर्मेशन, तो इसलिए उनको एक्सटर्नल में डाल दिया गया। इंटरनल यूजर कौन है बिजनेस के? सोचा जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है? इंटरनल मतलब जिसको कंपनी के अंदर की बातें पता है। एक्सटर्नल का मतलब जिसको कंपनी के अंदर की बातें नहीं पता। तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ना बेटा जिनको कंपनी की बातें नहीं पता होती,
काम कर रहे होते हैं बट पता उनको कुछ नहीं है, जैसे हमें पता है वैसे उनको पता है, तो वो भी एक तरह से क्या मान लिए गए फिर, एक्सटर्नल। और जो सीनियर लोग होते हैं मैनेजर्स, वो तो मैनेजमेंट का पार्ट हो गया बेटा। मैनेजमेंट 3 प्रकार की होती है, लो मैनेजमेंट, मिडल और अपर। मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में डाल दिया गया, इंटरनल में। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आ गए? द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain डैश ऑफ डैश रेंडर्ड बाय बिजनेस। बताना क्या आएगा? हाँ जी, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज ascertain द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, total cost and per unit cost of goods and services rendered by business. Answer is B. बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है बताना। मैं अगर पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो पेन की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट देखूंगा, या बेटा जो मेरे ऑफिस में एसी लगे होंगे उनकी कॉस्ट देखूंगा। अगर मैं टीचिंग का बिजनेस करता हूं तो टीचिंग की कॉस्ट देखूंगा, या एसी लगे हुए इनकी कॉस्ट देखूंगा। तो जो सर्विसेज एंड जो गुड्स का बिजनेस हम करते हैं बेटा, उनकी कॉस्ट मैं देखूंगा, और उनकी मैं टोटल कॉस्ट भी देखूंगा और पर यूनिट भी देखूंगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा आंसर? बी। ठीक है, आगे लिखा ना, रेंडर्ड बाय द बिजनेस। रेंडर्ड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज सेल बाय द बिजनेस। ठीक है, उन गुड्स और सर्विसेज की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे आप। अब कोई बच्चा कहेगा सर ए क्यों नहीं हो सकता? बेटा ए में ओनली गुड्स है, सी क्यों नहीं हो सकता? ओनली गुड्स है, डी क्यों नहीं हो सकता? ओनली सर्विस है। बट कॉस्ट तो बेटा गुड्स और सर्विसेज दोनों की देखी जाती है ना। जिसका बिजनेस गुड्स को सेल करने का, वो गुड्स की कॉस्ट देखेगा। अगर मेरा बिजनेस गुड्स को सेल करने का नहीं है, मेरा बिजनेस तो बेटा पढ़ाने का है, तो मैं भी तो अपनी पढ़ाने की कॉस्ट देखूंगा कि 1 घंटा अगर मैं यहां पे पढ़ाता हूं तो 1 घंटे में मेरे पास कितने रुपए के खर्चे हो जाते हैं। उसके बाद फिर पर स्टूडेंट देखूंगा, 1 घंटा पढ़ाने के मेरे इतने रुपए के टोटल खर्चे हो जाते हैं, और पर स्टूडेंट इतने होते हैं क्योंकि मेरे पास इतने स्टूडेंट है। देखे जाएंगे नहीं देखे जाएंगे? सर्विसेज की कॉस्ट भी देखी जाती है, गुड्स की कॉस्ट भी देखी जाती है। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट कौन सा है? पर यूनिट कॉस्ट सॉरी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ, एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा पर यूनिट भी होता और टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट भी होता, तो खाली पर यूनिट होगा, लेते फिर उसको लेते, गुड्स एंड सर्विसेज और पर यूनिट लेते, क्योंकि पर यूनिट निकल गई तो टोटल अपने आप निकल गई। क्योंकि पर यूनिट कैसे निकाली तुमने? पहले टोटल निकाली होगी तभी तो डिवाइड करा होगा। मेरा 1 घंटा पढ़ाने का मान लो खर्चा 50,000 रुपए है, और मेरे पास 10 स्टूडेंट है, 50,000 अपॉन 10, मंथली खर्चा कितना हो गया मेरा पर स्टूडेंट? 5,000 रुपए का। इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट 11, बेटा समझ आ रहा है आपको या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, पढ़ रहे हो ना, कभी ऊपर ऊपर से जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? सी, यस। मेटीरियलिटी क्या होता है? क्या था मेटीरियलिटी का मतलब? जो वैल्यू, अब आप भूल गए, देखो आप याद नहीं है आपको फर्स्ट चैप्टर। किसी बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन मटेरियल है या नहीं है, डिपेंड करता है उसके बिजनेस की स्केल पे। मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे लिए 10,000 का खर्चा भी मटेरियल है, बट अंबानी के लिए 10,000 का खर्चा कोई मटेरियल, क्योंकि मेरे पास टोटल सेल 10 लाख की है, उसके बाद 10 लाख करोड़ की है। तो मेरे लिए 1 लाख रुपए की चीज अगर मैं खरीदना चाहूंगा तो सोचना पड़ेगा ना, दैट ट्रांजेक्शन इज मटेरियल फॉर मी, बट 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन अंबानी के लिए मटेरियल नहीं है। समझ गए? अगर हमें यहां से कहीं विदेश में जाना है बेटा प्लेन में, तो जो प्लेन की टिकट हम लेंगे 20,000 की, 30,000 की, 10,000 की, वही अंबानी जाएगा तो लेगा 10 लाख की, 20 लाख की। वो 10,000 20,000 वाली टिकट लेगा नहीं। वो जब जाएगा कहीं तो बिजनेस क्लास लेगा वो, और बिजनेस क्लास में पूरा बिजनेस क्लास यूज करेगा, बुक करेगा, उसके अंदर किसी और को बैठने नहीं देगा।
तो उसका बिजनेस क्लास की टिकट कितने की जाएगी? 10-10, 20-20 लाख रुपए की। तो मटेरियल, उसके लिए 10 लाख भी मटेरियल नहीं है और हमारे लिए लाख रुपए भी मटेरियल। तो लेवल देखा जाएगा बेटा कि लेवल ऑफ बिजनेस कौन सा है। बड़े बिजनेसेस के लिए लाख रुपए कुछ नहीं है और छोटे बिजनेस के लिए लाख रुपए बहुत है, और एक चाय वाले के लिए बेटा 1000 रुपए भी बहुत है। एक बेचारा कोई चाय वाला अपने ठेला लगाता है रोड पे, उसके लिए 1000 रुपए कोई खर्चा करना, बताओ स्मॉल एक्सपेंस है या बिग एक्सपेंस है उसके लिए? इट इज ए मटेरियल एक्सपेंस फॉर चाय वाला। समझ गए? तो अगर आप बोलोगे सर डिफाइन कर दो 1 लाख या 10 लाख, मैं कहूंगा होने को 1 लाख भी मटेरियल हो सकता है और होने को 10 लाख रुपए भी मटेरियल नहीं हो सकता। वो पता लगेगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंडेबिलिटी इन द बेस्ट मैनर। बताओ कौन सा पॉइंट आना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबिलिटी को डिफाइन करता हो? अंडरस्टैंडेबिलिटी, पहला पॉइंट है डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट वाज डिस्क्राइब्ड टू देम। यानी जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूं वही मैसेज आपको कन्वे हो, जो चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वही चीज आप समझ जाओ। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी। पहला पॉइंट ठीक है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बी ऑफ कॉमन पीरियड। कॉमन पीरियड मतलब नहीं, कॉमन पीरियड बेटा, कॉमन पीरियड मतलब एक सेम पीरियड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इसका अंडरस्टैंडेबिलिटी से कोई लेना देना है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, टाइम पे इंफॉर्मेशन आ जाएं। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट होना चाहिए इसका बस, डिसीजन मेकर। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। सी में 1 दे रखा है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। विच स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन होते हैं बेटा? नहीं, देयर आर 2 टर्म्स, याद रखना जिंदगी में हमेशा। एक शेयर होल्डर्स होता है, एक स्टेक होल्डर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स? स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब जिसके पास हमारी कंपनी के शेयर्स है। शेयर्स मतलब वो कंपनी के ओनर है। तो हमारे बिजनेस में जो ओनर लोग होते हैं इन केस ऑफ कंपनीज, उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो स्टेक होल्डर किसको कहते हैं फिर? शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होते हैं, बट स्टेक होल्डर में, और स्टेक होल्डर ब्रॉड टर्म है बेटा, बड़ी टर्म है। स्टेक होल्डर मतलब जिनका हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, और शेयर होल्डर का मतलब जिसका हमारे अंदर, हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है। शेयर होल्डर मतलब जिसके पैसे लगे हुए हैं, स्टेक होल्डर मतलब जिनका हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन क्या है? विच स्टेक होल्डर वुड बी मोस्ट interested in the ability of the firm to carry on providing a service or producing a product। फर्म की एबिलिटी कौन से स्टेक होल्डर देखेंगे बेटा कि बिजनेस कैपेबल है या नहीं है, कि सर्विस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? हाँ जी बेटा, कस्टमर्स, सी सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। बेटा एक बात बताओ, इनोलेसर्स, क्रेडिटर्स, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और पढ़ाने के लिए आपको नोट्स देता हूं। ये नोट्स मैं उधार पे प्रिंट कराता हूं। तो उधार पे काम कराना मेरे क्रेडिटर हो गए वो, क्या उनका लेना देना है कि मैं आप लोगों को सर्विसेज दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा? उनका लेना देना बेटा एक है बस, कि मैं उनके पैसे वापस करूंगा, मतलब पे कर पाऊंगा, या मैं तुम्हें सर्विसेज दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, क्या उनका लेना देना है? तो क्रेडिटर तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन ने बोला है वो कौन से स्टेक होल्डर है जो इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि बिजनेस कैपेबल है या नहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। बेटा मैं आपको पूरी साल अच्छा पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा,
क्या क्रेडिटर का कोई लेना देना है मेरे? नहीं। और कौन कौन से ऑप्शन है? कस्टमर्स। मैनेजमेंट बेटा ओनली सर्विसेज दे पाएगी, ये मैनेजमेंट नहीं देखती। मैनेजमेंट तो श्योर होती है। क्या मैं ये सोचूंगा ऐसा कि मैं सर्विसेज दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा? नहीं। कस्टमर्स, जो कंपनी के कस्टमर्स होंगे वो जरूर सोचेंगे बेटा। अगर मान लो तुम्हारा आईटी कंपनी की एक सर्विसेज है, मैंने कहा यार मुझे ना एएमसी लेनी है, मेरे 2 एसी लगे हुए हैं, इन दोनों एसी की एएमसी दे दो मेरे को। आप कहते हो सर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा, ये बंदा सर्विसेज दे भी पाएगा या? आज तो 5,000 में सर्विसेज कर रहा है साल की, पता लगे कल को गर्मियों में मेरे एसी की गैस निकल जाती है तो ये टाइमली गैस को फिल करने आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा? यानी ही इज कैपेबल और नॉट। देखोगे या नहीं देखोगे? देखेंगे ना भाई। सबसे पहले देखना चाहिए ये चीज। जब भी आप सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट देते हो किसी को, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये बंदा सर्विसेज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा तो फिर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन होंगे? कस्टमर तो होंगे ही होंगे। कोई और ऑप्शन भी दे रखा है क्या? चारों में से एक करना है तो कस्टमर सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? क्या? डेथ ऑफ ए एम्प्लॉय आएगा नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ ए एफिशिएंट मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट करना थोड़ी ट्रांजेक्शन है बेटा, उसको सैलरी देंगे तो ट्रांजेक्शन है। पर्सनल एसेट सोल्ड बाय ओनर, घर की एसेट घर में बेच दी, उसका भी कोई लेना देना नहीं। तो पहले ही होगी ना, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। अब एक बच्चा कहता है सर ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटा? कह रहे सर इसमें मनी नहीं दे रखी, इसमें वैल्यू नहीं दे रखी। आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर वैल्यू ना दे रखी हो तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बेटा एक बात बताओ, क्या इन चारों ऑप्शन में पैसे दे रखे हैं? चारों में ही पैसे नहीं दे रखे। इट मींस क्वेश्चन आपको मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछना ही नहीं चाह रहा। अगर चारों में से 3 में पैसे दे रखे होते और 1 में पैसे नहीं दे रखे होते, तो जिसमें पैसे नहीं देता मैं उसको कहता दिस इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे पहले क्वेश्चन आया था। बट इसके अंदर तो चारों में नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछना चाह रहा बेटा, ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा है कि इसका रिलेशन बिजनेस से है या नहीं है। तो बाकी नीचे वाली तीनों का रिलेशन नहीं है बिजनेस से, एक ही है। तो यहां पे बेटा मनी दे रखी है नहीं दे रखी डजंट मैटर, आंसर शुड बी ए। ठीक है, बी पॉइंट कभी भी नहीं होगा, सी पॉइंट कभी भी नहीं होगा, डी पॉइंट कभी भी नहीं होगा। मनी दे या ना दे, बी सी डी तो हो ही नहीं सकते ना, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्टोर्स is one of the accounting term used to describe certain kind of material in the production process. Which of the following is an example of stores? बेटा जो कंपनी के अंदर ना प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रियां होती है ना, उसके अंदर ऑयल वगैरह होते हैं ना जो रखे हुए, उनको कहते हैं बेटा स्टोर्स। एक होता है स्टॉक, एक होता है स्टोर्स। स्टॉक मतलब गुड्स और स्टोर्स STORES मतलब पैकिंग का सामान या ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, पैकिंग मटेरियल, और आगे क्या है? प्लास, पेचकस, ये सारे भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सॉरी स्टोर्स होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा बेटा। स्टोर्स मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह, पेचकस है, प्लास है, ऑयल है, लुब्रिकेंट पड़ा है आपके पास, पैकिंग मटेरियल पड़ा है आपके पास, ये सारे स्टोर्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन 1 अप्रैल 2021 पंकज वांट्स टू बाय ए बिल्डिंग फॉर बिजनेस पर्पस। पंकज ना बिल्डिंग खरीदना चाहता है बेटा, लाइक मैं बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं कोचिंग सेंटर के लिए ही अपने। Which of the following is the relevant information for him? कौन सी है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके लिए? आपको बिल्डिंग खरीदनी है अपने बिजनेस के लिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है जो रिलेवेंट होगी आपके लिए? है
आप 1 अप्रैल 2001 में खरीद रहे हो बिल्डिंग, कब खरीद रहे हो? 1 अप्रैल 2001 में। पहले बी को देखते हैं, बी पॉइंट आएगा नहीं आएगा। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 1998, 3 साल पहले क्या कॉस्ट थी, आपको लेना देना है। अगर आप आज इस बिल्डिंग को खरीद रहे हो तो क्या आप ये देखोगे 10 साल पहले कितना प्राइस था इसका? हम तो आज का ही देखेंगे ना, तो बी तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। सी, सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट 10 इयर्स बैक, इस टाइप की बिल्डिंग की 10 साल पहले कितनी वैल्यू थी, देखोगे? सी भी नहीं हो सकता, बी और सी तो कट हो गए। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2003, क्या बेटा आज ये बिल्डिंग खरीद रहे हो, ये देख के खरीदोगे कि 2 साल के बाद कितना प्राइस होगा? कभी ऐसा खरीदी आपने बिल्डिंग? नहीं बेटा, हम बिल्डिंग क्या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं कि खरीदेंगे और बेच देंगे? बिल्डिंग ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदोगे ये सोच के कि 2 साल के बाद कितने की बिकेगी? नो। तो ना तो आंसर बी हो सकता, ना सी हो सकता और ना डी हो सकता। क्या ए हो सकता है? पढ़ लेते हैं। इन द ईयर 2001, यानी सेम ईयर में, सेम टाइप ऑफ फार्म परचेज द बिल्डिंग फॉर ₹55 लाख। इसी टाइप की फर्म ने, जो हमारा बिजनेस है उसी टाइप के बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी थी 55 लाख की, तो ये हम इंटरेस्टेड होंगे। मान लो मैं यहां पे 32 मीटर का एक फ्लोर खरीदना चाहता हूं अपने कोचिंग सेंटर के लिए इसी रोड पे, और मुझे पता लग जाए इसी रोड पे एक कोचिंग सेंटर वाले ने भी सेम टाइप का फ्लोर खरीदा है 55 लाख का, तो बताओ मेरे लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है? मैं चाहूंगा पता करना, नहीं चाहूंगा कितने का खरीदा है, तो आंसर विल बी ए। बी सी डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है? ए आएगा बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट, क्या कहते हैं उसको? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या था? अच्छा एक एक करके पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा रिकॉर्ड करना इन ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड जर्नल बुक। और जर्नल वाली सारी ट्रांजेक्शन को कहां ट्रांसफर करते थे? लेजर्स, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। और जब लेजर बन जाते थे तो उनसे बनाते थे हम बेटा ट्रायल, सॉरी पीएनएल, और दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? डी। 18 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आएगा? ये ऑल ऑफ दिस आएगा। डैश आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। ऐसी कौन सी एसेट है जो बेटा कैश में रियलाइज नहीं हो सकती और ना उनसे आगे कोई बेनिफिट लिया जा सकता? एक नहीं पता, इसमें नॉमिनल एसेट लिखा है बेटा, लिखा नहीं लिखा? उसको मार्क कर दो, नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स का मतलब होता है बेटा वो एसेट्स जिनका मतलब जिनकी कोई मनी वैल्यू है ही नहीं। दोज, इनको एरो लगा के लिखो, एरो लगाओ इसके ऊपर, लिखो फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फेक एसेट्स, फेक, FAKE। अब आपको सर ये फेक एसेट क्या होती है? यहां देखो, फेक एसेट्स क्या होती है? ये बैलेंस शीट है आपकी, इधर लायबिलिटीज आती हैं, इधर एसेट्स आती हैं। लायबिलिटी में कैपिटल आएगी क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी है। मान लो 5 लाख की कैपिटल है और 5 लाख का ही बिजनेस के पास कैश पड़ा है, होगी बैलेंस शीट सेम, उधर भी 5 लाख इधर भी 5 लाख। हमारे बिजनेस को बेटा 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, बिजनेस को 1 लाख का क्या हो गया? लॉस। तो बताओ कैपिटल से माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कैपिटल से माइनस होना चाहिए, कैश भी माइनस होना चाहिए, दोनों एसेट कम होंगी। अगर आप कैपिटल से लॉस माइनस ना करके इधर दिखाना चाहते हो पीएनएल का डेबिट बैलेंस,
1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का ही कैश कम कर दो, कैश कितना रहेगा आपके पास? 4 लाख। कैश बेटा लॉस होगा तो कैश तो कम होगा ना, बट कैपिटल भी कम होनी चाहिए। अगर आप कैपिटल कम नहीं करना चाहते तो कैपिटल से जो चीज माइनस करनी है उसको आप एसेट में दिखा सकते हो, अपोजिट साइड दिखा सकते हैं हम। ये बैलेंस शीट बनाते वक्त मैं सिखाऊंगा आपको। तो बेटा ये जो बैलेंस शीट की एसेट में मैंने पीएनएल का डेबिट बैलेंस लिख दिया यानी लॉस, क्या ये एसेट है हमारी? लॉस तो कैपिटल से माइनस होना चाहिए था। लॉजिकली तो आप लोगों को कैपिटल से माइनस करना चाहिए, बट अगर कैपिटल से माइनस नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट को मैच करने के लिए उसके अपोजिट साइड दिखा दिया, तो क्या ये एसेट बन जाएगी? दीज आर नॉमिनल एसेट। अब बताओ क्या इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या लिखा था क्वेश्चन पढ़ना अब इसके हिसाब से। दिस कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, कैश में रियलाइज नहीं हो सकती। एंड बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड, नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। इससे बेनिफिट लोगे? कोई बेनिफिट नहीं लिया जाएगा और कोई कैश में कन्वर्जन नहीं होगा। ये है ही नहीं एसेट, ये तो फेक एसेट है। इसको कहते हैं बेटा फिक्टिशियस एसेट्स। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? विंडो ड्रेसिंग लिमिटेशन है ही वो तो। 21 पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। शुड बी फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल नहीं है, वो वेरीफिएबल है। आंसर इज रिलायबिलिटी। 22 पढ़ो। है डी बी, अच्छा डी में लिखा है ओनली बी, ठीक है ठीक है। डी पार्ट, डी आंसर 21 का रिलीवेंस है बेटा। वहां पे लिखा है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायसनेस। बायसनेस, रिलायबिलिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? बताया था बेटा रिलायबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तभी रिलायबल मानी जाएंगी जब उनके साथ छेड़खानी ना हो। मैं आपको रिजल्ट बताऊं, आप अपने पेरेंट्स को बताओ दैट इज रिलायबल, या मैं डायरेक्टली आपके पेरेंट्स को बता दूं दैट इज मोर रिलायबल। मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो मोर रिलायबल होगा ना, क्योंकि उसके साथ पर्सनल बायस नहीं आ सकता। मैं आपको बताऊं कि आपके 70% नंबर आए हैं, हो सकता है आप पर्सनल इंटरेस्ट के कारण घर पे जाके बोलो 90% आए हैं। दिस डाटा इज नॉट रिलायबल। लिखा है ना पर्सनल बायस, तो वो रिलायबिलिटी है बेटा। रिलीवेंस का मतलब तो अलग होता है। रिलीवेंस का मतलब होता है दैट शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर्स। अगर मैं जो चीज चाहता हूं वही मुझे मिले, उसका पर्सनल बायस से तो कोई लेना देना नहीं है बेटे। ए ही होगा इसका, बी हो ही नहीं सकता बेटा। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर? डी। डी का मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर ओनली डी, विंडो ड्रेसिंग। 23 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिगार्डेड एज गुड्स? गुड्स किसको कहते हैं? जिसका हम ट्रेड करते हैं, बताओ। मशीन मैन्युफैक्चर बाय एबीसी फॉर सेल। अगर आप मशीन बना रहे हो सेल के लिए तो गुड्स है ही ये तो। और फर्नीचर परचेज बाय रमन, ए डीलर इन फर्नीचर। ऑप्शंस, हाँ बी, और पॉइंट नंबर 2 भी आएगा, पॉइंट नंबर 4 भी आएगा। तो आंसर इज बी, बी एंड डी। बी भी सही है, डी भी सही है, सी क्यों नहीं है सही? बेटा ग्रोसरी आइटम वाला फर्नीचर खरीद रहा है, वो गुड्स थोड़ी है। ग्रोसरी आइटम उसके लिए गुड्स है, फर्नीचर उसके लिए गुड्स। और पहले में भी नहीं आएगा, मशीन खरीद रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आपको बेटा मोबाइल बनाने हैं
और एसी खरीद रहे हो या मशीन खरीद रहे हो मोबाइल बनाने के लिए, तो मशीन गुड्स थोड़ी है, मोबाइल गुड्स है। तो मोबाइल बनाने के लिए मशीन खरीदी जा रही है, इट मींस वो गुड्स नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 भी गुड्स नहीं है और पॉइंट नंबर 3 भी गुड्स नहीं है, 2 एंड 4 है। 2 एंड 4 में ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फोर्थ का मतलब फर्नीचर परचेज बाय रमन, ए डीलर इन फर्नीचर ऑप्शंस। फर्नीचर का काम करता है बेटा, वो फर्नीचर का डीलर है। सॉरी फर्नीचर परचेज बाय डीलर इन ए बिजनेस ऑप्शन, फर्नीचर ऑप्शन आर गुड्स, आर आगे क्या लगाना है हमें, गुड्स। वो गुड्स है, वही तो पूछ रहा है कि वो आर गुड्स है या नहीं है। अगर ये गुड्स है तो आर गुड्स कर देंगे, अगर गुड्स नहीं है तो आर नॉट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट तो होती है, बस मैनेजमेंट ही होती है बेटा, ओनर इसमें दे नहीं रखा। ओनर भी होते हैं वैसे तो, लेकिन ओनर है नहीं इसमें ऑप्शन, तो आंसर इज ए। 25 देखो क्वेश्चन नंबर 25, which of the following does not represent a business transaction? एफिशिएंसी ऑफ, क्वालिटी को तो इग्नोर करती है ना बेटा, ये लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की, सी। 26 को पढ़ो। अच्छा ये मैंने सेगमेंट वगैरह बेटा हमारा है नहीं सिलेबस में, इसको छोड़ दो आप, ये सेगमेंट्स अकाउंटिंग हमारी है नहीं, ठीक है, इसको काट दो आउट ऑफ सिलेबस, इसको हटा दो बेटा, ये नहीं करना। टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से तो करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 वैसे ही आ गया, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, लिमिटेशन कौन सी नहीं है? एविडेंस इन लीगल मैटर, ये तो एडवांटेज था, ठीक है, ए आएगा। विच अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? कौन सा करते हैं हम? डबल। इसमें बेटा एक सी है, क्या लिखा है ये वर्ड? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीरियल नंबर वाइज। मैंने बोला था ना, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो जर्नल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब पहले मेरे पास राम आया तो राम की परचेज होगी, श्याम आया श्याम की परचेज होगी, देन छोटू आ गया चाय वाला तो उसकी एंट्री होगी। पहले नंबर पे जो आएगा उसकी पहली एंट्री होगी, दूसरे नंबर पे जो आएगा उसकी एंट्री दूसरे नंबर पे होगी, तीसरे नंबर पे जो आएगा उसकी एंट्री तीसरे नंबर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, सीरियल नंबर वाइज। 29, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है ना, एक्चुअल अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है। वैसे तो अकाउंटिंग स्टार्टिंग से ही है, लेकिन मेन अकाउंटिंग जो होती है वो जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है ना, उसके बाद प्योरली अकाउंटिंग का काम है। वैसे तो बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन अगर आप बोलोगे अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है, इसका मतलब प्योरली अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। 30, अकाउंटिंग इज ए मीन्स to determine the current worth of a business enterprise on the basis of its profit earning capacity. The given statement highlights which of the role of accounting? आपके पास बुक है ना टीएस अग्रवाल की, खोलो उसको, उसमें एक क्वेश्चन था, कौन से पेज पे चेक करना एक बार, रोल ऑफ अकाउंटिंग कौन से पेज पे है? 1.6 1.6 में देखो बेटा, रोल ऑफ अकाउंटिंग होगा, पढ़ना एक बार उस टॉपिक को और फिर बताओ कौन सा होना चाहिए आंसर। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, पहला क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, मैनेजमेंट, कंपैरेटिव, एविडेंस इन कोर्ट, अदर्स। तो ए में है ना मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, तो इसमें कौन सा आएगा मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स में? एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आंसर इज ए आएगा बेटा इसमें। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यही है ना,
अगर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आप मेरी कंपनी के यूजर्स हो और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना आया है जी, मेरी कंपनी की आज की नेटवर्थ इतनी है जी, मेरी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इतनी है, तो ये क्या है? इंफॉर्मेटिव सिस्टम। तो आंसर इज ए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो बेटा सिस्टमैटिक है ना, तो लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉफिट और अर्निंग कैपेसिटी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं आएगा। 30 क्वेश्चन हो गए बेटा, ये कितने हैं टोटल एक बार देखोगे? एक काम करें क्या, आप नेक्स्ट क्लास में बेटा ये 75 के 75 क्वेश्चंस पढ़ के आओ, ठीक है? सारे 75 के 75 क्वेश्चंस पढ़ के आओ। टेस्ट देने से पहले इन जितने भी क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन को चेक कराना चाहते हो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है गलत है, हमें नहीं आता, तो वो मेरे से पूछ लेना। अगली क्लास में मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 दो चैप्टरों का टेस्ट लूंगा आपका। सॉरी नहीं, क्यों होगा एमसीक्यूज? मैंने पूरा चैप्टर कराया बेटा, उसके अंदर मैं ऑब्जेक्टिव भी दे सकता हूं, लिमिटेशन भी दे सकता हूं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकता हूं, एडवांटेजेस भी दे सकता हूं। और ये चारों पांचों क्वेश्चन बेटा बुक से करना। बुक के अंदर ना जब वो पैराग्राफ लिखा होता है ना, उसको पढ़ो ध्यान से, किस प्रकार हमने अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है? अब तुम्हारी पहले मैं प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा, पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद प्राइज वाले टेस्ट रखूंगा। तो अपनी पहले बेटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे आफ्टर समर वेकेशन टेस्ट ही इनके होने हैं 3 या 4 चैप्टर हो गए। जर्नल नहीं आएगा, जर्नल आएगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में, जो तुम्हारा जुलाई में यूटी होना है, उसके अंदर पहले 4, 5 और मैक्सिमम पहले 6 चैप्टर आएंगे बस। किसी के बच्चे के पहले 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे या 6 आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 नहीं आएगा जर्नल, ठीक है? और पहले 6 की वजह हम पहले 8 चैप्टर छुट्टियों में खत्म कर चुके होंगे अपने। आएंगे नहीं 8, बट हम अपनी छुट्टियों में 8 या 9 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। यानी जो हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस है, जो हमारे सितंबर में एग्जाम होंगे, वो मैं तुम्हें 30 जून तक खत्म करवा दूंगा। 30 जून का मतलब जुलाई, अगस्त, 2 महीने पहले। सितंबर में तो बेटा तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, किसी के 5 सितंबर को हो जाएंगे, किसी के 10 सितंबर को हो जाएंगे, किसी के 15 सितंबर को हो जाएंगे। सितंबर में हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम 2 महीने पहले अपने सितंबर एग्जाम का जो भी सिलेबस होगा खत्म कर लेंगे बेटा। तो उन 2 महीने में मुझे क्या नहीं कराना, बस प्रैक्टिस करानी है। तो बार बार टेस्ट लूंगा, बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, बार बार टेस्ट लूंगा, बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि हाफ ईयरली एग्जाम में हम अपनी क्लास को टॉप कर पाए। वही मेरा मोटिव होगा तुम्हारा अगले 2 महीने प्रैक्टिस कराने का। और पूरे जून में मेरा मोटिव है कि मैंने तुम्हें एक तरह से पहला खत्म करा दिया बेटा, तीसरा चैप्टर आधा करा दिया, आधा रहता है अभी, 5वां पूरा खत्म करा दिया। सेकंड चैप्टर में टर्म्स है, प्रॉफिट, कैपिटल, एसेट वगैरह वगैरह वगैरह। अगर उसमें बेटा 40 टर्म है तो 40 में से 30 तुम्हें आती है, उसमें 10-12 टर्म ही है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वो भी एक क्लास से भी कम का टाइम है, ठीक है? और 4th चैप्टर बहुत छोटा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहले 5 चैप्टर मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 जून से पहले खत्म करवा दो, 5 जून से पहले, ठीक है? फिर अगले बचेंगे बेटा आपके 25 दिन जून के, उसमें चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा पहले, और 6 के बाद चैप्टर नंबर 8 कराऊंगा जर्नल। चैप्टर वो है बेटा 4 या 5 क्लासेस का, मैं लगाता हूं 15 क्लासेस उसमें, है नहीं 15 क्लासेस का, जबरदस्ती लगाता हूं 15 क्लासेस, क्योंकि डेट इज ए, आप ये लगाओ हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो अकाउंट्स की रीढ़ की हड्डी है बेटा वो जर्नल। जिस बच्चे का जर्नल अच्छे से हो गया, आप समझ लो वो अकाउंट्स में कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा, नेवर। तुम्हें अकाउंट्स में 11th में कुछ समझ आए ना आए, जर्नल इस तरीके से समझ लेना कि कभी भी जिंदगी में अगर अकाउंट्स में जाएंगे तो हम जर्नल एंट्री में मार ना खाएं बस, ठीक है? अभी तक तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा जो आप कर रहे हो। जर्नल इज इंपॉर्टेंट, उसके अंदर हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्लियर? बट अगले टेस्ट में आपका कब है नेक्स्ट क्लास?
नहीं, सैटरडे क्लास रख लें क्या? वैसे तो एग्जाम वो है इलेक्शंस, बट तुम्हें कौन से वोट डालने, तो रख लेंगे बेटा। क्लास कैंसिल करने की बजाय ना हम टेस्ट रख लेते हैं अपना, ठीक है? क्योंकि आप ये मत सोचो कि इलेक्शन है और तो हम छुट्टी कर लें। इलेक्शंस की छुट्टी होती है बेटा वोट डालने के लिए। पहली बात, वोट आप लोगों के किसी के भी नहीं है, ठीक है? मैं अपना डाल के आऊंगा सुबह पहले। तो आपकी जो क्लास होगी वो इवनिंग में होगी और टेस्ट होगा सैटरडे को। संडे को मैं आपकी क्लास कर लूंगा। संडे को क्लास में मैं आपको 3rd चैप्टर खत्म कराऊंगा बेटा। पहले ये मैंने एक नंबर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने थे, वो कर लिए मैंने आप लोगों के साथ। पहला खत्म करा दिया पूरा, 5वां चैप्टर खत्म करा दिया पूरा। मैंने चैप्टर नंबर 3 छेड़ रखा है, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक करा दिए थे? 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 3 कॉन्सेप्ट थे और 11 प्रिंसिपल थे। वो 14 के 14 दोबारा डिस्कस करूंगा एक बार, और उनके एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डीप हो जाए। संडे क्लास में उनको पहले आप पढ़ के आना बेटा, ठीक है? तो संडे मैं कोशिश करूंगा 2 घंटे क्लास लूं तुम्हारी और चैप्टर नंबर 3 करा दूं खत्म। तो चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, 5 संडे तक 1, 3 एंड 5 खत्म हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 रह जाएगा, एक क्लास और लगाएंगे बेटा ट्यूसडे को, तो मंगलवार को वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर चैप्टर नंबर 4 एक ही क्लास का है, एक से ज्यादा है भी नहीं उसमें, वो भी खत्म हो जाएगा। अगले वीरवार तक तुम्हारे पहले 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, अगले वीरवार तक, ठीक है? तो अब कोशिश करो बेटा, मैंने जितना करवा दिया ना उसको इतने अच्छे से करने की कोशिश करो कि टीचर अगर नंबर काटने की सोचे ना तो होश उड़ जाए, नंबर काटूं कैसे इस बच्चे के, ये तो नंबर कट ही नहीं रहे इसके यार। इतने बढ़िया तरीके से करो बेटा। अब देखो तुम्हारी बुक के अंदर बहुत कुछ है, मैंने 99% करवा दिया तुम्हें। फर्स्ट चैप्टर आप खोल के देखो अपनी बुक का, कोई ऐसा टॉपिक शायद ही निकलेगा जो मैंने ना करवाया हो, बट फिर भी बेटा निकलेगा। आप फर्स्ट चैप्टर को अपनी बुक टीएस ग्रेवाल से भी पढ़ो, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करो, एक एक नंबर भी करो, 3-3 के भी करो, 5-5 के भी करो, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करो, रीजनिंग एक्सरसाइज भी करो, फिल इन द ब्लैंक्स भी करो, और थ्योरी भी पढ़ो। और देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस अगर आ गया तो कैसे लिखूंगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखूंगा, लिख के देखो, घर पे लिखो और बुक से मैच करो कि एग्जैक्टली ऐसे लिखा है ना। क्योंकि मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो मुझे 5 के 5 चाहिए, मुझे 4 भी नहीं चाहिए। इस मेंटलिटी के साथ बेटा अपनी पढ़ाई करो प्लीज। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं हाफ ईयरली एग्जाम पता यूटी में ही चल जाएगा, यूटी में भी तुम्हारी टॉप होंगे, 20 में से 20 आएंगे तुम्हारे, 20 में से 19 भी नहीं आएंगे, और हाफ ईयरली एग्जाम में आप अपनी क्लास को टॉप करोगे। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हो सकता है आपकी क्लास में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हो सकता है आपकी क्लास में किताबी कीड़े बैठे होते हर स्कूल हर क्लास में 2-4 बच्चे किताबी कीड़े होते हैं, उनको पढ़ने के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और सारा दिन कीड़ों की तरह पढ़ते रहते हैं, राइट? तो उन बच्चों से हमारा कंपटीशन है। तो हमें बेटा अगर टॉप आना है तो हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, किताबी कीड़ा बन के टॉप नहीं आएंगे, हम पढ़ के टॉप आएंगे, ठीक है? तो हमारे पास 1 महीना है, इस महीने के अंदर मैं इतना ट्रेंड कर देना चाहता हूं आप लोगों को बेटा कि आप अपनी क्लास के टॉपर बन जाओ। चलो, थैंक यू।